नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्या। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और दैनिक सवेरा के डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा है राहुल गांधी ने की जैन जी की बात, भाजपा का पलटवार, राहुल गांधी करना चाहते हैं अराजकता की शुरुआत। ये आज का मुद्दा है। अब जैन जी क्या है? आपने नेपाल के हालात देखे होंगे, ज्यादा वक्त नहीं बीता है, नेपाल के अंदर से एक शब्द निकला जैन जी, और वो जो जनरेशन जो 1997 से लेकर और 2012 के बीच में जो जनरेशन पैदा हुई है, बॉर्न हुई है, उसको जैन जी बोला जाता है। और उस जैन जी ने नेपाल में आपने देखा होगा, नेपाल के अंदर कि बड़े बड़े अट्टालिकाएं ध्वस्त कर दी गई, जला दी गई, और जो बड़े बड़े लोग थे, देश के प्रधानमंत्री तक, पूर्व प्रधानमंत्री तक, मंत्री, उनको सड़कों पर दौड़ाया गया। जब यूथ को यह लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जब यूथ को यह लगता है कि हमारे अधिकारों का गला दबाने की कोशिश हो रही है, तो फिर हालात ऐसे ही बन जाते हैं। अब नेपाल हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इसके अलावा बाकी देश हो, फ्रांस के हालात आप देख लीजिए, तो जैन जी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। कहीं पर कुछ वक्त पहले उतरा था, कहीं पर फ्रांस में आज फिलहाल आप देख सकते हैं कि 10 लाख की जो संख्या है लोगों की, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरी हुई है अपने अधिकारों के लिए। खैर, बात कर लेते हैं हम अपने नेताओं की और अपने देश की और अपने स्टेट की। यहाँ पर राहुल गांधी की ओर से जैन जी की बात की गई। उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरों को रोकेंगे। ये राहुल गांधी की ट्वीट से कहा गया वो बयान है, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ और भाजपा ने इस पे पलटवार किया। भाजपा ने जो कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा राहुल गांधी की ओर से एक ट्वीट और किया गया। वो ट्वीट है, सुबह 4 बजे उठो, 36 सेकंड में 2 वोट मिटाओ, फिर सो जाओ, ऐसे भी होती है वोट चोरी। चुनाव का चौकीदार जागता रहा और वोट चोरी को देखता रहा, चोरों को बचाता रहा। ये राहुल गांधी के 2 ट्वीट हैं, जिनके बाद बवाल शुरू होता है। और इस बवाल के प्रति उत्तर में बहुत सारे भाजपा के नेताओं की ओर से बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया, बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रिया दी गई है। अगर मैं भाजपा के एक नेता की बात करूं, तो उन नेता का ये कहना है, सुब्रत पाठक भाजपा के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि अगर यहाँ कोई निकलेगा, जो जैन जी से इसको जोड़िए, उनका आरोप है, भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता फैलाना चाहते हैं। जैन जी के नाम लेकर जैन जी को ट्रेंड में लेके आ रही है कांग्रेस। राहुल की जो टीम है वो कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काना चाहती है। खुद राहुल गांधी युवाओं को भड़काना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो सुब्रत पाठक ये कहते हैं, अगर यहाँ कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। अगर देशद्रोही निकलेंगे तो राष्ट्रवादी दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। नेपाल जैसी क्रांति आई तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के घर जलेंगे। ये सुब्रत पाठक का कहना है। अब जो राहुल गांधी ने कहा, जैन जी का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया, संविधान बचाने की बात की, उसकी प्रतिक्रिया में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपना बयान दिया है। और इसके अलावा भाजपा के बड़े नेता, उनका भी बयान आया है। मैं आपको वो बयान सिलसिले से सुना देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने एक पीपीटी जारी की है जो त्रुटियां, कुतर्कों और मूर्खतापूर्ण धारणाओं से भरी है। ऐसा करके वे अपनी विफलताओं को छिपाने और देश में अराजकता फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। चुनाव सवाल किया है, हम राहुल गांधी को पॉलिटिकली उनकी पिटाई करेंगे, समझे आप? बाकी देश की जनता को आजादी पूरी है। राहुल गांधी को उन्होंने पॉलिटिकली बार बार पिटाई शब्द का ध्यान रखिए, मैंने कहा पॉलिटिकली पीटेंगे। तो आपने रविशंकर प्रसाद को सुना,
और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वही कह रहे हैं जो मैंने बताया कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं, युवाओं को भड़काना चाहते हैं। वहीं आपने भाजपा के बड़े नेता को सुना, उनका ये कहना है, रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि हम राहुल गांधी की पिटाई करेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे। अब डेमोक्रेटिक तरीके से और पॉलिटिकल कौन सी पिटाई होती है वो खैर रविशंकर प्रसाद जी जानते होंगे, या भाजपा जानती होगी, या बाकी पॉलिटिकल लोग जानते होंगे। अब मैं थोड़े से आंकड़े आपके सामने रख देता हूं। हरियाणा विधानसभा में जब चुनाव हुआ हरियाणा विधानसभा का, तो मतदाताओं की जो संख्या थी वो 2,35,04,350 काउंट की गई थी, और उसके अंदर 1,07,75,957 पुरुषों की संख्या थी और महिलाओं की संख्या 95,77,926 महिलाओं की संख्या थी। अब ये जो टोटल संख्या है, जनसंख्या माफ करना, जो वोट के अधिकारी हैं, मतदाता जो हैं, उनमें से कितने सारे लोग बेरोजगार होंगे, मैं बेरोजगारी के आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा, कितने लोग बेरोजगार होंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं, क्या भाजपा ये कहना चाह रही है कि ऐसे लोगों को राहुल गांधी उकसा रहे हैं, या ऐसे लोगों को राहुल गांधी उकसाकर देश के अंदर अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? हरियाणा की साक्षरता दर की बात की जाए तो वो 75% से ऊपर है, प्लस है। और अगर देश के अंदर बेरोजगारी की बात की जाए तो लगभग 16% के करीब देश के अंदर बेरोजगारी है, और वो बेरोजगारी जो 30 साल से नीचे के जो युवा हैं उस वर्ग की है। इसके अलावा जहां भी दंगा होता है, जहां भी रेवोल्यूशन होता है, जैसे नेपाल में देखा आपने, बांग्लादेश में देखा, वहां पे एक चीज कॉमन मानी जा सकती है कि जिस देश के अंदर बेरोजगारी की दर ज्यादा हो जाती है वहां पर इस प्रकार की चीजें घटित हो जाती हैं, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। अब नेपाल के अंदर बेरोजगारी दर लगभग 21% है। इसके अलावा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर बेरोजगारी की दर 11% से ऊपर है, और फ्रांस की बात की जाए तो 16% से ऊपर फ्रांस की बेरोजगारी की दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। अब कॉमन सी चीज ये है कि जहां भी बेरोजगारी की दर बढ़ जाती है वहां पर हालात ऐसे हो जाते हैं। हम नहीं चाहते, और हमारा जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और देश में इस प्रकार की परिकल्पना करना भी मुझे ठीक नहीं लगता, किसी को भी ठीक नहीं लगता। मगर एक चर्चा जरूर शुरू हो गई है, और वो चर्चा राहुल गांधी के ट्वीट के बाद, या राहुल गांधी के बयान के बाद, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई है, और कहीं ना कहीं उस चर्चा को थोड़े बहुत पंख लगाने की कोशिश बड़े बड़े नेताओं ने भी की है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर भाजपा के नेता हो। इसी मुद्दे के इर्द गिर्द आज के सवाल और जवाब रहेंगे, आज की चर्चा रहेगी। और आज की चर्चा के अंदर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं, फिर इस चर्चा के रथ को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़े हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता देश अग्रवाल जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता अमनदीप केसरी जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ श्वेता ढुल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और युवाओं के मुद्दे बड़े लंबे वक्त से उठाती रही हैं, युवाओं की आवाज भी बनती हैं। श्वेता ढुल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आंकड़े मैंने आपके सामने रखे। सबसे पहले रामराजी शर्मा से शुरुआत करते हैं। रामराजी शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूं। उन्होंने जैन जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जैन जी वो संविधान को बचाएगी और वोट चोरी को रोकेगी। इसमें गलत क्या है? इसमें राहुल गांधी की पॉलिटिकल पिटाई करने की क्या जरूरत है डेमोक्रेटिक तरीके से? या राहुल गांधी इसमें अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? इसमें कौन सा भाव है अराजकता का, वो बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ये कांग्रेसी हो,
ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और उल जलूल बातें बौखलाहट में बोल रहे हैं। अराजक तत्वों से मिले हुए हैं ये, इसमें अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और जब सही समय आता है ये भाग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में ये उलझुल बातें करते हैं, जबकि सच्चाई ये है हमारे देश की जनता विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और उन्होंने देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारी सरकार बनी, केंद्र में बनी और विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने। उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ा। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथा पायदान पा गए हैं, बहुत जल्दी दूसरा तीसरा पायदान पर होंगे और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण उनके कार्यकाल में हुआ। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो एक कानून बन चुका है, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। अनेकों ऐसे काम हुए, विदेश में हमारी दाग जमी, हमारा डंका बजा और जिस तरह से 2-3 दिन पहले उनका जन्मदिन था, पूरे हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता जनार्दन ने महापर्व के रूप में उनका जन्मदिन मनाया। अनेकों ऐसी योजनाएं, जनहित योजनाएं की हमने शुरुआत करी। सर भूमिका हो गई। अब सवाल का जवाब दीजिए। बताना चाहूंगा, हमारे युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की अगुवाई में भी हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है हमारा और सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया है, वो भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर। इनके टाइम में क्या होता था, इनके टाइम में परिवारवाद, शर्मा जी भूमिका हो गई। मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल जो था वो उसका जवाब दीजिए। भूमिका हो गई। हेलो, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब आपका मैंने दे तो दिया। ये नहीं, आपने तो भूमिका बांध दी। आप तो कश्मीर में चले गए। हमारे देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं और देश की जनता ने उनको नकार दिया। ये नकारे गए लोग हैं और इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, जबकि ये सब्जेक्ट से भाग जाते हैं। चाहे ये यूनिवर्सिटी हो, अब यूनिवर्सिटी में कन्हैया लाल जो इनकी पार्टी में शामिल हो गया, उन्होंने क्या नारे लगाए थे? अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक देश विरोधी जो जिसने काम किया था उसके बारे में, उसके पक्ष में, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और वो इन्होंने इनकी पार्टी का कैंडिडेट भी बना। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है। दूसरा, जिस तरह से पंजाब में पानी भरा हुआ था, राहुल गांधी विदेश में मौज कर रहा था, अब यहाँ क्यों नहीं आया? लोग मर रहे, हमारा सारा संगठन वहाँ लगा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर सामाजिक संगठन वहाँ पंजाब की मदद करने के लिए चले गए थे। हजारों ट्रक यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजे, यहाँ पे राहत सामग्री के, पशुओं का चारा ही भेजा, राहत सामग्री के पैकेट भी भेजे। हमारा सारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया, उनकी मदद करी। और हमारे एमएलए, शर्मा जी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल सुनिए एक बार। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी के कौन से बयान से आपको ये लगता है कि देश में अराजकता फैल सकती है? ये सवाल है, आप सीधा सीधा जवाब दे दीजिए कि हाँ राहुल गांधी ने ये कहा, इसका ये मतलब बनता है, इस वजह से अराजकता फैल सकती है। बताएं। जिस आदमी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, अब ये जहां ये जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम मशीन ठीक होती है, और जहां ये हार जाते हैं वहां मशीनों पर ठीक फोड़ देते हैं, कहीं चुनाव आयोग पर दोष मत देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जीत गए तो वहां तो सब कुछ व्यवस्था ठीक है, आप हार गए तो वहां पे आप लगे चुनाव आयोग को कोसने। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट है चुनाव आयोग, आप उसको कोसने लगे, ये क्या तरीका हुआ भाई? और फिर आप देश के युवाओं के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, जबकि देश का युवा तो हमारे साथ है और देश का युवा हमारे साथ है। इसलिए केंद्र में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी और प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बनी हमारी, और दूसरी बार हमारे डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बने। युवाओं का अहम रोल था इसमें, सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी
और सबसे ज्यादा युवाओं के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। चलिए जी दिनेश अग्रवाल जी, दिनेश अग्रवाल जी, जी रामराज जी शर्मा का ये कहना है कि राहुल गांधी को यकीन नहीं है लोकतांत्रिक संस्थाओं पे, वो उल जुलूल बातें करते हैं। आपने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को सुना होगा, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी हिट एंड रन करते हैं, कीचड़ उछालते हैं और फिर भाग जाते हैं। अगर राहुल गांधी को कोई दिक्कत है तो संवैधानिक रास्ते से अपनी समस्या रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और जिस तरीके के वो ट्वीट कर रहे हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं, उससे अराजकता फैलेगी, देश में माहौल खराब होगा, वो युवाओं को उकसा रहे हैं। जी बताएं। आर्या जी, आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके सभी जी दर्शकों बहुत को मेरा बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। और आर्या साहब, मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि बहुत शांति से ये डिबेट चल रही है और जो कुछ भी शर्मा जी ने बोला हम सभी ने धैर्यपूर्वक उनको सुना। कम से कम आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दूंगा, जो उन्होंने बातें की हैं उनके उत्तर दूंगा, बीच में इंटरप्शन ना हो, ये आप ध्यान। नहीं, मैं चाहता हूं, एक तो बड़ा सबसे गंभीर पहली मुद्दा है, बात इस ये पे है- चर्चा होनी चाहिए, मैं चाहता हूं इस हाँ, पे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बहुत एक तो गंभीर आर्या मुद्दा है, इस साहब- पे चर्चा होनी चाहिए। हाँ, देखिए राहुल जी ने क्या कहा वो आपने बताया कि देश का युवा, स्टूडेंट और जैन जी देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। हम्म उन्होंने अपने इन शब्दों के अंदर कोई एक ऐसा शब्द जो अराजकता फैलाने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की खिलाफ कोई शब्द नहीं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई शब्द नहीं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं। हम्म उन्होंने कोई एक शब्द ये नहीं कहा कि स्टूडेंट अराजकता फैलाएंगे, परंतु उनका जो बयान था असल में उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि 1997 के बाद की जो जनरेशन है, क्योंकि मोबाइल ही 95 में आया, और जब 95 में मोबाइल आया था तब उसके अंदर इतने प्रोग्राम नहीं थे, इतने एप्लीकेशन नहीं थे जो आज है। ये सोशल मीडिया का जो जमाना है जो आज है वो 95 में नहीं था, परंतु उनका मतलब ये था कि 1995 के बाद की जो जनरेशन है वो आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और वो हर चीज को समझती है। पूरे विश्व स्तर पर क्या चल रहा है, कौन सा कंट्री, कितनी कैपिटल ग्रोथ है, कितनी वहां पर कैपिटल इनकम है, किसकी जीडीपी कितनी है, इन सब चीजों को नई जनरेशन समझती है। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। देखिए आर्य साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है और 80% की जनसंख्या हिंदुस्तान की कृषि पर निर्भर करती है। और भारत में जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, मूलतः आप जानते होंगे कि वो 3-4 चीजों में ही प्रोफेशनल हैं। या तो वो किसानी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर उनकी प्रायोरिटी होती है देश की सेना में भर्ती होने, जो हमारी सरकार ने बंद कर दी। देश में सेना की भर्ती बंद करके वो केवल 3 साल की, 4 साल की अग्निवीर में वो चेंज कर, सेना की प्रॉपर भर्ती बंद हो। उसके बाद हमारा जो किसान का बच्चा है, जो कि एक नारा था देश के अंदर, जय जवान और जय किसान, अब जो किसानी कर रहा है वो सड़कों पर लाठियां खा रहा है, वो 1.5 साल तक सड़कों पे पड़ा रहता है, उस पर ड्रोन से हमले होते हैं, उसके ऊपर टीयर गैस से हमले होते हैं, उसके ऊपर लाठियां मारी जाती है, उनको आतंकवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। जिस तरीके के हालात देश के किसान के बने और किसान की जो जमीनें छीनी जा रही हैं, अभी बिहार के अंदर आपके सामने का मामला है, 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए के अंदर अडानी जी को दे दी। आसाम के अंदर 3000 बीघा जमीन दे दी सीमेंट प्लांट के लिए, आदिवासियों की जमीन। अब देश की जनता के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है और राहुल आर्य जी अगर आवाज उठा रहे हैं तो उनको देशद्रोही क्यों कहा जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है राहुल आर्य जी। मैं समझता हूं बाकी तीनों स्तंभों से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर विधायिका कुछ गलत करती है, कार्यपालिका गलत करती है, न्यायपालिका गलत करती है, तो जनता तक उसकी आवाज पहुंचाना आपका काम। अगर आपको देशद्रोही कहा जाए तो कैसा लगेगा? इसका मतलब कि हम कार्यपालिका को भी दबाना चाहते हैं, न्यायपालिका को भी, और हम प्रेस की फ्रीडम को भी दबाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान प्रेस की फ्रीडम के नाम पर इन पूरे वर्ल्ड के अंदर
152 नंबर पर है, और पर कैपिटल इनकम में 194 कंट्रियों में 144वें नंबर पर भारत है। लेकिन देश में प्रचार क्या हो रहा है कि हम चौथी आर्थिक स्थिति बन चुके हैं, चौथे नंबर के पायदान पर खड़े हैं वर्ल्ड के अंदर, परंतु पर कैपिटल इनकम में हम 144वें नंबर पर है। ये जो डिफरेंस बढ़ रहा है कि आज हिंदुस्तान के 50% लोगों के पास 6% की संपत्ति और 50% पे 94% की, लेकिन उसमें भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो शायद 1% लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की 10% के हिस्सेदार। ये जो गैप बढ़ रहा है, युवाओं को नौकरी के नाम पर क्या हो रहा है, पेपर लीक एक नया धंधा बन चुका है। पेपर लीक पूरे साल तैयारी करता है युवा, लाखों रुपए खर्च करता है, फिर बसों में भागता है, ट्रेन में भागता है, उसके बाद वो पेपर देने जाता है, पेपर लीक के नाम पर पेपर कैंसिल हो जाता है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। आपने 11 साल पहले खुद ये कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। हम उस बात को कहते हैं तो हम बुरे लगते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये देश का युवा कह रहा है कि अब तक तो केंद्र सरकार की जो जिम्मेवारी थी, आपने खुद वायदा किया कि आपको अब तक 24 करोड़ रोजगार आपको दे देने चाहिए थे केंद्र सरकार, परंतु एक तरफ आप किसान की जमीन छीन रहे हैं, दूसरी तरफ आप रोजगार नहीं दे रहे, तीसरी तरफ आप पेपर लीक कर रहे हैं, चौथी तरफ आप उनको डंडे मार रहे हैं। आप युवाओं को भी पीट रहे हैं, आप किसानों को भी पीट रहे हैं, सेना में भर्ती आपने खत्म कर दी। अब उन सब चीजों से दुखी आदमी, उसके बाद उसके पास क्या बचता है, उसके पास एक ही चीज बचती है कि मैं अपने मत के अधिकार से सरकार को बदल दूं। ठीक है। अगर भ्रष्टाचार ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, अपराध बढ़ गए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, आपने देश की 85 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर रोक दिया। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था। अरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था और एक आदमी 5 किलो राशन पर जिंदा है। मैं ये कह रहा हूं, ये जब सब कुछ भुगतने के बाद उसके पास एक अधिकार बचता है, वोट का अधिकार, और वोट का अधिकार अगर उसका छीन लिया गया तो उसके पास क्या बचेगा। और रही वोट चोरी की बात, अरे मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, जल्दी खत्म करिए जल्दी। वोट चोरी के अनेक सबूत हमने दिए, परंतु 2 बात मैं कहूंगा। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो बनेगा उसमें 3 लोग होंगे, बनाने वालों में जो भूमिका होगी उसमें एक तो सीजेआई होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक लीडर अपोजिशन होंगे। कम से कम एक व्यक्ति तो निष्पक्ष था ना, सीजेआई, तो इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष बन जाता। परंतु आपने एक अध्यादेश लाके 2-1 का फार्मूला कर दिया। उस 2-1 में सीधा सा बात है कि लीडर अपोजिशन की वैल्यू 0 है, नो डाउट। आपने अपनी मर्जी का इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर लिया, वो भी देखा जाए। उसके बाद आप लोकसभा राज्यसभा में एक बिल ले आए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई भी किसी तरीके का मुकदमा हो ही नहीं सकता। नहीं ठीक है दिनेश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं फिर आऊंगा आपके पास दिनेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। अमनदीप जी 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 राहुल अमनदीप, आप तो उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला ये कहते थे कि अगर मेरा वर्कर ये देख ले कि सामने जो पोलिंग बूथ है उसका गेट बंद हो गया है और मेरे वर्कर को किसी बुजुर्ग की वोट कास्ट करवानी है, तो मेरा वर्कर उस गेट को लात मार के और उस गेट को खोल के और सारी बाधाओं को पार करके फिर वोट डलवा के आए। ये आपके मुखिया के बयान हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी इस बात को कहते थे। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा है अपने मुद्दे को लेकर, उन्होंने ये कहा है कि युवाओं की सपोर्ट मांगी है, तो इसको अराजकता से आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं और इस मुद्दे पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात के लिए कि आपने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। और मैं देख रहा था कि पिछले आधे घंटे से आप दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ताओं को ये समझाने में जोर दे रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत एक बड़ा युवा देश है जहां पर युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और हरियाणा खासकर से, हरियाणा के अंदर भी युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी दर भी सबसे ज्यादा है। आपने बहुत अच्छे से ये बात उठाई कि जिस प्रकार से नेपाल में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ
उसके मुख्य कारण, या बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, उसके मुख्य कारण यही थे कि जब बेरोजगारी बढ़ जाती है, युवाओं के अंदर असंतोष पैदा हो जाता है, तो वो सत्ता के खिलाफ जाते हैं। देखिए, इस मुद्दे से, और दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं की आपने बात भी सुनी, जो सीनियर लीडर्स की इनके बयान आए हैं, ये बात स्पष्ट हो गई है कि दोनों पार्टियां ये जरूर मानती हैं कि देश के युवाओं में असंतोष जरूर है, बढ़ती बेरोजगारी से, बढ़ती महंगाई से, बढ़ते रोजगार के अवसरों से, जो देश के साथ खिलवाड़ इन्होंने सत्ता के लिए किया था, जो वायदे सत्ता में आने के लिए किए थे, उससे भारतीय जनता पार्टी तो भागी जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी का ये रिएक्शन भी तभी आया है कि जैसी जन जी की बात आती, युवाओं की बात आई, स्टूडेंट की बात आई, कि उनको ये मालूम है कि एक असंतोष पैदा है, अगर कोई इनकी बात करेगा तो शायद ये सड़कों पे ना निकल आए। और कांग्रेस को भी बहुत अच्छे से मालूम है ये एक बहुत बड़ा असंतोष है, और सबसे बड़े वर्ग के अंदर, देश के अंदर, जैसे आपने हरियाणा की बात करी, देश के अंदर भी युवा की संख्या सबसे ज्यादा है, और पूरे विश्व में हमें सबसे युवा देश माना जाता है। लेकिन इसके जिम्मेदार दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 2014 में जो वायदा करके भारतीय जनता पार्टी आई थी कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम अपने इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड लेवल पर लेकर के जाएंगे, और न जाने कितने वायदे थे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, बाहरी इन्वेस्टमेंट आएगी, वो सभी फेल हुए। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आज देश के अंदर 2014 के बाद युवाओं ने सबसे ज्यादा पलायन किया इस देश से। आज आपके सामने हरियाणा का ज्वलंत उदाहरण है कि हमारा जो युवा बच्चे हैं, और जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि मेहनती हरियाणा का युवा, सबसे ज्यादा मेहनत करने कश वाला युवा है, वो आज जो है 2 नंबर में डोंकी रूट के जरिए आज बाहर विवश, अपनी जान को खतरे में डालकर बाहर जाने के लिए विवश हो रहा है, केवल 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। किसानों को अपनी जो छोटी सी जमीन होल्डिंग उनकी आती है, वो बेचने पर मजबूर हैं। उसकी जितनी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस भी कम नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस ने भी, कांग्रेस की ही सत्ता रही थी, और हमने देखा कि जिस प्रकार से इन्होंने जो है इंजीनियरिंग कॉलेजों की धांधलेबाजी करी, देश प्रदेश के अंदर जिस मर्जी को कॉलेज खोलने के लिए लाइसेंस दे दिया, बच्चे पढ़ने तो जरूर गए, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए। तो इन सभी बातों को देखते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि युवाओं के अंदर तो रोष जरूर है, और हम ये मानते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, कि भाई इस तरह की जब हालात देश के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो उसका एक जो हमने तरीका निकाला, और 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के 112वें सम्मान दिवस पर हम ये घोषणा करने जा रहे हैं कि हम राइट टू रिकॉल, जो चौधरी देवीलाल ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बार लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए एक आंदोलन, और हम घोषणा कर देंगे राइट टू रिकॉल की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर लाई जाए। इंडियन नेशनल लोकदल सबसे पहले प्रयासरत रहेगी, और पहला राजनीतिक दल होगा जो ये बात कह रहा है कि अगर राजनेता जो वायदे सत्ता को पाने के लिए, कुर्सी पे बैठने के लिए करते हैं, और वो वायदे अगर वो नहीं निभाते, तो देश की जनता, देश के युवा के हाथ में वो पावर होगी कि उनको कुर्सी से वापस उतारा जाए। और ये यही बात, इस बात का लेकर के, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दा, प्रेजेंट मुद्दा चला हुआ है, उसकी बात को, और युवाओं की खासकर बात को पुरजोर तरीके से रखने के लिए, और हम ये मानते हैं कि आप एक चीज मानते हैं, आप इस चीज को मानते हैं कि युवाओं में असंतोष जरूर है, मगर मेरा सवाल आपसे यही था कि जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा शक्ति का भी जिक्र किया है उन्होंने, तो अगर उसी को अराजकता से जोड़ के देखा जाए, तो मैंने ओम प्रकाश चौटाला के बयान का भी जिक्र किया। अभय चौटाला का एक बयान मैं आपको और बता देता हूं, जिसमें अभय चौटाला 2014 से 19 में एक बात कहा करते कि जो ये मीटर बाहर लगे हुए हैं, जिस दिन सरकार आएगी इनको उखाड़ के और जोड़ में फेंकवा दूंगा। तो फिर अगर राहुल गांधी के 2 शब्दों से अराजकता फैल सकती है, तो फिर आपके नेता तो बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, अगर इन्हीं चीजों से अराजकता फैलती है तो। देखिए राहुल आर्य जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सरदार शहीद आजम भगत सिंह जब अपने समय में क्रांतिकारी कोई बात करते थे, रेवोल्यूशनरी कोई बात करते थे, उस समय के चाहे बड़े राजनीतिक नेता हों, चाहे उस समय की जो अंग्रेजों की हुकूमत रही हो,
वो उनको यही बोलते थे कि ये जो बात कर रहा है लड़का, ये अराजक वाली बात कर रहा है। हमारा दल किसान और कमेरे का दल है। हम बहुत पिछड़े वर्ग के हिमायती हैं, पिछड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं और गांव और देहात से आते हैं। हमारी बात को और खास करके हरियाणवी लैंग्वेज को हमेशा से जो बड़ी बड़ी 5 स्टार पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, उन्होंने एक तरह आक्रामक लिया है और उन्होंने ये बात नहीं जानी कि भाई ये आक्रामकता हमारी भाषा के अंदर है, हमारे बोलने का जो भाषा है ये आपकी पार्टी की शैली है। नहीं, शैली नहीं है। आप जिस रीजन से नहीं, कर रहे हैं, अग्रेसिव पॉलिटिक्स करना कोई गलत चीज नहीं है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हरियाणा के अंदर बाप को भी तू कहकर बोला जाता है। अब आप ये हमारी, मैं कहता हूं कि भाई ये हमारी परंपरा कह लीजिए या हमारी संस्कृति में है। अब आप इसको ये कहें कि भाई ये बदतमीज लोग होते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो इंटरफेयर करना गलत है। तो ये बात, और हमारे ऊपर ये स्टैंप खासकर से मीडिया और ये जो बड़े 5 स्टार पार्टियां हैं जो दिल्ली में बैठ के राजनीति करती हैं, और हम सड़क पर आकर खेत कल्याण की बात करते हैं, हम खेत मजदूर की बात करते हैं। ठीक है, मैं श्वेता के पास चलूंगा और हमारे श्वेता बहुत देर से वेट कर रही है, मैं उनके पास चलूंगा, वो काफी देर से इंतजार कर रही हैं। श्वेता जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां सुनाता हूं जो देश के हालातों को भी रिप्रेजेंट करती हैं और युवाओं से भी कहीं ना कहीं वो जुड़ती हैं आकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि हल और फावड़े राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। आप युवाओं की बात करती हैं, युवाओं को रिप्रेजेंट भी करती हैं, युवाओं के मुद्दे भी उठाती हैं और युवाओं से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट भी रहती हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति देश के अंदर बन सकती है या उसकी कोई ना कोई चर्चा शुरू हो गई है, या ये बातें निरर्थक है? जी राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस मीटिंग डिबेट के लिए। और मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहती हूँ कि 2 हैं हमारे सामने। एक है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी। दोनों का हम सम्मान करते हैं। हम किसी एक के पक्ष में नहीं और दूसरे के विपक्ष में नहीं, हम केवल तथ्यों के पक्ष में हैं, कंस्ट्रक्टिव डिबेट के पक्ष में हैं। हमें प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, हमें क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, हमें हमारी जो भी डिबेट चल रही है कंस्ट्रक्टिव चाहिए। अब जैसे कि तथ्यों पर आते हैं, जो एलओपी है वो ऑफिशियल डेटा के साथ तथ्य रखते हैं पूरे देश के सामने और एविडेंस पेश करते हैं और कहते हैं कि वोट चोरी हुई। वो 2 उदाहरण देते हैं। एक महादेवपुरम का हमने देखा जहां फेक वोट्स ऐड हुए और उन्होंने ऑफिशियल डेटा के साथ बताया, और दूसरा हम देखते हैं आलंद में जहां वोट डिलीट हुए, वो भी ऑफिशियल डेटा। वो प्रधानमंत्री जी एक पढ़ते हैं इक्वेशन मैथ्स की, वो कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये एक्स्ट्रा 2ab महादेवपुरम में कैसे आया? और एक और फॉर्मूला मैं बोलती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो माइनस 2ab है आलंद में, कहाँ चला गया? ये है एक्चुअल क्वेश्चन। इस एक्चुअल क्वेश्चन को जेनजी के डेट पर क्यों ले जाया जा रहा है? अब यहाँ पर सवाल जब ईसी से किया गया, इलेक्शन कमिश्नर से, तो ज्ञानेश कुमार जी क्या कहते हैं? पहले उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकती है, फिर वो अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि वोट डिलीशन का अटेम्प्ट हुआ है। वोट डिलीशन का अटेम्प्ट हो या वोट डिलीशन हो, दोनों फंडामेंटल को डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। दूसरी चीज, वो कहते हैं माँ बेटियों के वीडियोस कैसे देखें। यहाँ जो युवा है, वो पूछते हैं कि क्यों नहीं खा सकते हैं आप। और तीसरा, कर्नाटक लोकल इलेक्शन कमिश्नर ने एफआईआर फाइल किया, सीआईडी ने 18 लेटर 18 महीनों में ईसीआई को लिखे एविडेंसेस मांग रहे हैं, तो जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ब्लॉक क्यों कर रहा है? सरकार काम कर रहा है क्या इलेक्शन कमीशन? और यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि आज सरकार भाजपा की है,
उनके साथ काम कर रहा है, तो कल किसी और पार्टी की सरकार आई तो क्या उनके साथ मिलकर काम नहीं करेगा? ये सवाल है जिसके जवाब चाहिए। यहाँ हमारे विपक्ष नेता है, एलओपी है, उन्होंने अपील की है देश के यूथ को, स्टूडेंट को, और जो मुझे किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं लगती है, इसे नेपाल से जोड़कर क्यों रहा है, इसे अराजकता से जोड़कर क्यों देखा, इसे इस ट्वीट को उसकी पहले हुई पीसी से जोड़कर क्यों नहीं देखा जा रहा, कि जहां वो जागरूक करना चाह रहे हैं देश के युवाओं को कि डेमोक्रेसी को संभालो, कि देखो कि कहीं मेरे मोबाइल फोन का या मेरे डेटा का गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे मोबाइल फोन से किसी का वोट तो नहीं डिलीट हुआ, कहीं मेरा ही वोट तो नहीं डिलीट हो रहा है, या कहीं मेरे मोहल्ले में मेरे बूथ पे नए फेक वोटर्स तो नहीं ऐड हो रहे हैं। तो इस चीज से जोड़ के क्यों नहीं देखा जा रहा, और देश को इतना शैलो क्यों समझ रखा है? क्यों आप कह रहे हैं कि अराजकता फैल जाएगी? इतना बड़ा देश है, इतने यहाँ पे विविधता है, इतना लोकतांत्रिक जड़ें यहाँ की बहुत ज्यादा गहरी हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि युवा अराजकता फैला देंगे या किसी के बहकावे में आ जाएंगे या किसी के बरगलाने से उनकी बातों में आ जाएंगे? सवाल केवल सिर्फ इतना है कि आपसे एक सवाल किया गया है देश के एलओपी ने, आप उसका जवाब ईसीआई ने, आप क्यों इस डिबेट में कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि नेपाल जैसी कंडीशन हो सकती है, बांग्लादेश जैसी हो सकती है? नेपाल का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगी। नेपाल में क्या है, 3 ही परिवार राज करते हैं, वहां पर एक इंडिपेंडेंट काठमांडू से मेयर सिलेक्ट होकर आ जाते हैं और लोगों के अंदर एक होप आती है कि शायद कुछ यहाँ बदलाव हो। वहाँ पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा है और वहाँ के दिल्ली जो है भारत में और यूके में, जॉर्जिया में, ऐसे देशों में जाते हैं, काम करते हैं। तो वहां पर ये 3 जो घर हैं, उन्हीं के ही बच्चे अपनी लेविश जो लाइफ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, वो जो लेविश लाइफस्टाइल उसे देख कर इनमें डिससैटिस्फैक्शन आ गया लोगों को। साथ में क्या किया कि सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर दिया, सबसे बॉम्ब सा फूट गया कि क्या किया है, तुम अपना जिंदगी अच्छे से जी रहे हो, 99% संसाधन तुम्हारे पास है, 1% यहाँ पर बेकारी गरीब जनता ये हो रही है, तो उस तरीके से फिर थी। ऐसा भारत में पॉसिबल नहीं है, ऐसा भारत में आप क्यों सोचते हो कि इतनी उद्दंडता हो सकती है? आपसे सवाल ये है, हमें सवालों के जवाब देते, कृपया करके इस बेतुकी डिबेट में इन सब चीजों में ना उलझाए। जेनजी कुछ नहीं करने वाला है, सवालों का जवाब चाहिए। जेनजी है, जेनजी प्रधानमंत्री को भी देख रहा है, जेनजी एलओपी को भी देख रहा है, जेनजी मीडिया को भी देख रहा है, जेनजी युवा ये सब जितने डिबेट करते हैं उसे भी देख रहे हैं, और जेनजी एक लॉजिकल एक सत्य चीज चाहते हैं। प्लीज डोंट मेक इस चीज को आप इकट्ठे चीज है और हम इस चीज का सोल्यूशन ऐसे देखते हैं, यहाँ पर कोई चीज गलत हो रही है तो चलो मिलकर इसको ढूंढते हैं क्या चीज गलत है क्या नहीं। लेकिन इसको मतलब कि वही मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को यूथ के कंधों पे मत डालिए कि यूथ कुछ गलत करेगा। यूथ के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, इसके साथ है, इसके साथ जवाब जरूर चाहिए। बिल्कुल श्वेता, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, टोटली एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से कि आपने ये कहा कि यूथ को इतना कमजोर ना समझा जाए कि देश का यूथ हिंसा पे उतरे या देश का यूथ नेपाल के हालात को देख के और यहाँ भी कुछ ऐसा सोचे। यहाँ का यूथ जो है वो बड़ा शालीन है, पढ़ा लिखा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में यकीन करता है और इतना कमजोर नहीं है कि इस प्रकार की चीजें सोचे। वो मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। रामराज जी शर्मा जी, सवाल उठे हैं, सवाल ये उठे हैं कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा है, उस वोट चोरी के मुद्दे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा सबूतों के साथ की। एक पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया था, दूसरी बार पीसी करी है तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र किया है और बाकायदा जो अलंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर उन्होंने स्पेसिफिक आंकड़ा दिया है, 6018 वोट काट दिए गए। और जिनकी एप्लीकेशन से मूव करने से, किसी की एप्लीकेशन मूव करने से वोट कटे हैं, डिलीट हुए हैं, डिलीशन हुआ है, तो उन आदमियों को भी वो स्टेज पे लेके आए और उनसे ऑन रिकॉर्ड ये कहलवाया कि हमने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की, किसी की वोट डिलीशन की। तो फिर एक चीज समझ में नहीं आती है कि इतनी जब डेमोक्रेसी पे इस तरीके का
चुनावी प्रक्रिया पे इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से केवल एक ट्वीट किया जाता है, एक जवाब दिया जाता है और बस वो पोस्टर के तौर पे चलता है। एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा करते हैं तो भाजपा के नेता सबसे पहले जवाब देने क्यों आते हैं बजाय इलेक्शन कमीशन के? ये सवाल है, बताएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वोट चोरी सबसे पहले कांग्रेस ने शुरू की और कांग्रेस से बड़ा वोट चोरी से पूरे विश्व में नहीं है। पहले भी आपके चैनल पर मैं एक बार बता चुका हूं, सरदार पटेल के पास में 14 वोट थे इनका इंटरनल जब इलेक्शन था और नेहरू के पास में 1 वोट था, तो सरदार पटेल को तो हरा दिया और नेहरू को जिता दिया। उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को इन्होंने वोट चोरी करके हराया। उसके बाद से शुरू हो जाओ, ये दिनेश अग्रवाल है, गुड़गांव का रहने वाला है, इनके सुखबीर कटारिया ने वोट चोरी क्या नहीं करे, ये पूछ लें से। इनके सारे दिल्ली वालों के, बाहर वालों के वोट सुखबीर कटारिया के घर का एड्रेस देके वहां पे माननीय हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। क्या वोट चोरी नहीं करे? ये बताए एक बार। ठीक है, इसके बारे में नहीं, अगर रामराजी शर्मा जी, अगर कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं तो आप अपनी गलतियों को कांग्रेस की गलतियों के पीछे छिपा के ये कहेंगे उन्होंने किए तो हम भी करेंगे, ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई सर। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ा वोट चोर कोई है नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे वो तो बहुत छाल तो बोले, छालने के बोले जिसमें 70 छेद, इनमें तो 70 छेद हैं। और दूसरा, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं और वो चुनाव आयोग के हम स्पोक्स पर्सन नहीं है, हम तो अपनी बात का जवाब देंगे। ये आपने हमारे से क्वेश्चन किया, हम उसका जवाब दे रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो खुद चुनाव आयोग अपना आप जवाब देगा, हम तो नहीं दे रहे उनका जवाब। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कोई है नहीं। अब ये देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं जगह जगह घूम के, और जब सामने भाग जाते हैं, कहीं पे नोटिस देंगे फिर भाग जाएंगे सामने, और कहीं पे जब जीत जाते हैं वहां पे सब कुछ ठीक होता है। हार जाते हैं, कभी वहां पे ईवीएम खराब था, फलाना खराब था, ये खराब था। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी का जो ट्वीट है उससे भाजपा के नेता ये मतलब निकाल रहे हैं कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। अब 1990 के दशक में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, सोमनाथ से यात्रा शुरू के अयोध्या तक यात्रा थी, बीच में यात्रा रोकनी पड़ी, उनको गिरफ्तार होना पड़ा। उस यात्रा के दौरान, उस पूरी मूवमेंट के दौरान कितनी हिंसा हुई? मुझे तो नहीं लगता किसी कांग्रेस के नेता की ओर से ये कहा गया हो कि अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश के अंदर अस्थिरता लाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। अगर युवाओं को अपने मुद्दे के साथ जोड़ने की कोई बयानबाजी होती है, कोई ट्वीट होता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें क्या गलत है? मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हमारी धार्मिक आस्था का सवाल था। हमारा मंदिर जो 500 साल तक हमारी 4-5 पीढ़ियां इंतजार करती रही अयोध्या धाम में, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारे साथ जाति करी हिंदू भाइयों के साथ में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जब उसका मुकदमा चल रहा था अयोध्या धाम का, एक भव्य ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या में बने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी फौज वकीलों की खड़ी कर दी थी अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, इसके खिलाफ में, भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ में। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये इन्होंने मुसलमान बसा दिए बाहर से ला के, कहीं बांग्लादेश से ले आए, कहीं से ले आए, कहीं बर्मा से ले आए, ये रोहिंग्या मुसलमान। तो कांग्रेस पार्टी का तो ध्येय ये है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई उस टाइम में हिंदुओं का तो पकड़ के नसबंदी कर दिया, मुसलमानों को छेड़ा नहीं। ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना चाह रहे हैं, बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे हैं। ये जिन्ना के पाठशाला के विद्यार्थी हैं और ये बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं और बौखलाहट में इस तरह की बातें करते हैं। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। आज युवा शक्ति हमारे साथ है, सबसे ज्यादा रोजगार हमने दिए और गवर्नमेंट में भी दिया, मेरिट के आधार पर दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची के। प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जा रही है। और जिस तरह से हमारे यहाँ IMT 10 IMT और बनेंगे और जिस तरह से रोडों का जाल बिछ गया है,
बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है, कहीं मेट्रो का विस्तार हुआ है, कहीं हॉस्पिटल बन गए हैं, कहीं स्कूल यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया यूथ के लिए तो हो ही नहीं सकता। ठीक प्राइवेट है, सेक्टर दिनेश में जी जाओ, बताएं। अपना व्यापार शुरू करो। दिनेश जी बोलिए। आर्य साहब, आपने शुरू में एक बात कही थी कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और बड़ी सार्थक डिबेट होनी चाहिए, और यहाँ मैं उसी बैठे पक्ष सभी में हूं। पैनलिस्ट ने आपकी इस बात को माना, परंतु 2 बार आपने मौका दिया भाजपा प्रवक्ता को, दोनों बार आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देकर बातों को जहां तक वो घुमा रहे हैं, मैं उनके अरे बोली कुमार गई कौन हर सा बात का जवाब ये दे सुखबीर सकता हूँ। कटारिया का बात दे देने, आपकी सरकार में मंत्री रहा सुखबीर कटारिया, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, बताइए। आप गुड़गांव के खुद रहने वाले हो। एक तो आर्य जी सुखबीर कटारिया इनसे कहो गुड़गांव कि से भाषा विधायक शैली था ठीक कर और ले वोट चोरी करके कि विधायक बना जवाब था। क्यों नहीं दे वोट रहा। चोरी करके बना मैं था कोई नहीं बना बच्चा था, नहीं हूँ बताइए ना। इसका। अरे राहुल वोट जी, चोरी करके इनसे बना था कहो नहीं भाषा बना शैली था, ये ठीक कर बता ले। देना। प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है आपको। राहुल जी इसको समझा लो, ये भाषा ठीक कर ले। मैं डिबेट को खराब नहीं करना चाहता। क्या भाषा गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं गाली दे रहा हूँ आपको? गाली दे रहा हूँ क्या आपको? मैं क्या भाषा बोलूं इससे ठीक बताइए। मतलब वो ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए वोट चोरी करी नहीं करी थी? शर्मा जी वोट उनको फर्जी जवाब बनवा रखे थे उनको सुखबीर उनको कटारिया जवाब ने, देने उसके दीजिए। घर पे शर्मा उसका जी एड्रेस उनको लेके अपनी बात बाहर रखने वालों दीजिए। के- शर्मा जी दिनेश अग्रवाल जी जी, को ये अपनी बात बात मुझे रखने पूछो दीजिए। ना इनसे। अरे जी, अगर अनइंटरप्टेड बोलने का मौका मिलेगा तो बोलूंगा, वरना मैं चुप बैठा रहूं। बिल्कुल नहीं बोलो, बोलिए, आप बोलो, कौन बोलिए, मना करता बोलिए आपको? आप। जवाब दे उसका। मैं ऐसा आपसे है आर्य प्रश्न साहब, पूछ रहा हूँ, सुनिए। जवाब दीजिए। अब इनसे प्रदेश की कहूं जनता चुप देख रही रहेंगे, है आपको। चुप रहें जरा। शर्मा जी रुके आप, शर्मा जी रुक जाएं आप। जी दिनेश जी बताएं अपनी बात रखिए। आर्य जी सबसे पहले मैं 3-4 चीजें आपके सामने रखूंगा, उसके बाद शर्मा जी की बातों का जवाब दूंगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर जो अनिल मशीद था, वो भाजपा का कार्यकर्ता था या नहीं था? उसको इलेक्शन कमीशन ने अपना आदमी बनाकर बिठाया, वहां पे डिप्यूट किया इलेक्शन कमीशन ने, और कार्यकर्ता था भाजपा का। उसने जो वोट की चोरी करी, जो सुप्रीम कोर्ट में जाके साबित हुई, क्या अभी मुझे कहने की जरूरत है कि भाजपा और इलेक्शन कमीशन दोनों मिले हुए हैं वोट चोरी कर? इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा प्रमाण, पानीपत के अंदर जो ईवीएम मशीन का मामला था सरपंच वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका जो डिसीजन था वो बदल गया। हारा हुआ सरपंच सुप्रीम कोर्ट में जीत गया, जीता हुआ हार गया। ये आपके सामने है, जहां तक ईवीएम का प्रश्न है और जहां तक वोट चोरी का। तीसरी बात, मैं अमनदीप केसरी भाई से कहूंगा कि कृपया वो अपने ऊपर ना ले। मैं आज बात कर रहा हूं मुद्दे की, दिल पे ना ले, वो कहीं अपने ऊपर ले जाए। देश के अंदर हारे हुए कैंडिडेट जब गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपको दिक्कत क्या है भाई? जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट है वो अगर रिकाउंटिंग चाहता है तो आप कर दीजिए, क्या दिक्कत? तो चुनाव आयोग कहता है कि जनाब हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इतने बड़े पैमाने पर रिकाउंटिंग कर सकें। एक विधानसभा में हरियाणा में आपको पता है 170, 80 या 200 बूथ होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। केवल दो विधानसभाएं, बादशाहपुर और गुड़गांव जो बड़ी है, इसके अलावा 200 बूथ तक की विधानसभा। उन्होंने कहा जनाब ये असंभव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 5% बूथों की तो गिनती करा सकते हैं, वो करा दी। अब चुनाव आयोग ने देखा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की ये बात भी नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर नया बहाना लेते हैं, क्या कहते हैं, जनाब करा तो दे लेकिन उसमें खर्चा बहुत है। दूसरा बहाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, जो रिट पिटीशन दायर करेगा आप खर्चा उनसे ले लीजिए, जो भी आपका खर्चा आता है। तो हमने हरियाणा के अंदर एक सीट के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक सीट के ऊपर हमने वहां 5% के हिसाब से 9-10 बूथ बनते थे, हमने 5 लाख रुपए जमा करा। जब इलेक्शन कमीशन ने हमको बुलाया रिकाउंटिंग ईवीएम की और वीवीपैट, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्था की। जब वहां इलेक्शन कमीशन ने हमको बुलाया रिकाउंटिंग के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ने एक ईवीएम मशीन को खोला और उसका डाटा डिलीट कर दिया। ना तो वोट ईवीएम में गिनवाए, ना वीवीपैट में गिनवाए।
और कह दिया जी डेमो करा देते हैं। कहाँ अब की आगे रानिया की साहब बात आप कर ये रहे हैं आप? बताइए, रानिया मैं विधानसभा की नाम नहीं बात कर रहे लूंगा, हैं? फिर अमन भाई को दिक्कत होगी, रहने दो, छोड़ो। मेरे को क्यों नहीं, दिक्कत नाम होगी भाई? मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं, काउंटिंग आप कोई सुनिए मेरी बात 60 सुनिए। विधानसभा में थोड़ी मेरी हुई बात है, एक ही में हुई है, रानिया सर में ही। प्लीज सर, प्लीज हम्म, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ आप अध्यादेश लाते हैं, 2-1 से आप अपना इलेक्शन कमीशन चुप देते हैं। लोकसभा राज्यसभा में एक बिल लाते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई पटिशन डाल ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। उसके बाद जब आपकी वोट चोरी जगह जगह पकड़ी जाती है, तो आपके पास नेहरू ने ये करा था, औरंगजेब ने ये करा था, उसने ये करा था। कल रेखा गुप्ता भी बोल रही थी कि कांग्रेस तो ईवीएम हैक करती रहती है, करती रही थी, हमने कर ली तो क्या हो गया, हमने कर ली तो क्या हो गया। आपने 2013-14 के अंदर 12-13 में जो माहौल देश में बनाया था, क्या उस समय जैन जी नहीं था क्या? यूथ तो उस दिन भी था, यूथ ने देश की सत्ता पलटी। आज हम यूथ को सत्ता पलटने के लिए नहीं कह रहे, हम यूथ को सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से किसान की जमीन छीनी जा रही है, किसानी छीनी जा रही है, सेना की नौकरी छीनी जा रही है। उसकी जो वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करता है, उसके लिए आप पेपर लीक के बहाने कर देते हो, लाखों रुपए उसके बर्बाद हो जाते हैं। वो लाठियां खाता है, डंडे खाता है, उसका बाप खा रहा है किसान बन के, और वो युवा खा रहा है नौकरी मांग। उसके बाद केवल एक चीज बचती है, वो चाहे वोट इंडियन नेशनल लोक दल को दे, चाहे वो किसी अन्य दल को दे, मैं नहीं कह रहा मुझे दे। अब बार बार भाजपा के नेता आते हैं, वो कहते हैं कि जी कांग्रेस जहां जीत जाती है वहां नहीं बोलती, जहां हार जाती है वहां बोलती है। मेरे देश के नेता राहुल गांधी जी ने जितने उदाहरण दिए वो सारे कर्नाटक के दिए, जहां हमारी खुद की सरकार, और उस महादेवपुरा का दिया जहां पर हमारा खुद का एमपी है, हमारा एमएलए। हम ये बताना चाह रहे हैं, बात हार या जीत की नहीं है। जनता हमें हराएगी तो हम हारने को तैयार हैं, 100 साल तक, 200 साल तक, कोई दिक्कत पर जनता ने तो हरा दिया। रामराजी शर्मा जी बार बार रहे डिबेट में आके एक ही बात कहते हैं कि हम अभी अगले 30-40 साल ऐसे ही राज करेंगे। ठीक है, आप कीजिए, जनता आपको बिठाना चाहती है तो बैठाएगी, हमें जनता विपक्ष में देखना चाहती है तो देखेगी, और जनता हमारे को विपक्ष से भी नीचे कर देती है, और इनेलो को ही 100-150 सांसद देके इनको विपक्ष में बिठा देती है, तो जनता बिठाएगी, उनका फैसला सिर माथे पे है। पर हमारा कहना यह है, हम देश की जनता को ये कह रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक वोट की अधिकार बचा, वो जो वोट है आपका, अगर वो वोट भी डिलीशन और एडिशन के नाम पर किस तरीके से कंप्यूटराइज सिस्टम से हैक करके, और अगर आप अब देखो, एक छोटा सा, बहुत छोटा उदाहरण है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा। भीखू भाई दलसानिया, वो गुजरात की जिस लोकसभा में एज ए वोटर रजिस्टर्ड थे, वो अमित शाह जी की लोकसभा। सुखबीर कटारिया वाली बात भी तो बता दे, उसको क्यों गोल कर रहा है? देखा ना अनिल आर्य जी, राहुल जी, मैं पूछ रहा हूँ, सुखबीर कटारिया वाली क्यों नहीं बोलता? चलिए, मैं अमनदीप केसरी, वोट चोरी करेंगे, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी होगी। एक मिनट, मैं अमनदीप के पास चलूंगा, आप दोनों रुकें एक बार, मैं अमनदीप के पास चलूंगा। अमनदीप जी, जी राहुल गांधी ने तथ्य रखे, और किसी भी लोकतंत्र की जो कड़ी होती है, लोकतंत्र का जो आधार होता है, वो चुनावी प्रक्रिया होता है। जब मेरा वोट, आपका वोट, किसी और का वोट जो हमने डाला है और जिसके लिए डाला है वहीं पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, डेमोक्रेसी पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। और जब इतने बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, इतनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर लीडर अपोजिशन जब कोई सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, और बाकायदा सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिंपल सा कोई जवाब सोशल मीडिया पे डाला जाता है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्या इतना ही जवाब बनना चाहिए? या राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई यकीन नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर वो गलत आरोप लगा रहे हैं? आप क्या मानते हैं? और वोट चोरी के मुद्दे पर
मैं हर डिबेट में आपके प्रवक्ताओं से ये बात पूछता हूं कि वोट चोरी के मुद्दे पर आप लोग कहां खड़े हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? बताएं। देखिए राहुल जी, ये ठीक है, एक मुद्दा अभी जो है कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने कहीं उठाया है कि लोकतंत्र में इस प्रकार से कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का स्टैंड बता देता हूं। हमारी पार्टी का स्टैंड, हमें अधिकार है, हम इस बात को नहीं मानते कि कहीं पर पे लोकतंत्र के अंदर कहीं पर पे वोट चोरी जैसा कोई बात हुई है। चलिए 1 मिनट के लिए मान जाते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वोट चोरी हुए हैं, तो आपको कोई भी मुद्दा उठाना होता है तो आप ना स्पष्ट करके आइए। आप ये भी मानिए कि फिर आपके हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जो चुने हुए सांसद और मंत्री हैं, विधायक हैं, तो वो भी नहीं चुने गए हैं। आप सबसे इस्तीफा दिलवाइए, आप मैदान में आइए। एक तरफ आप ये नहीं कहोगे कि भाई मैं तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन गया हूं वोटों से, वो किसी की जो है पाकिस्तान की वोटों से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे मैं रहूंगा लेकिन वोट चोरी हुई है। आप इस स्टैंड पर क्लियर करिए अपना स्टैंड कि भैया आप इस चीज को, इस चुनावी प्रक्रिया को नहीं मानते तो आप इसमें हिस्सा भी नहीं लेंगे। अगर किसी मैच के अंदर कहीं मैच फिक्सिंग हो रही है और एक टीम ये कह रही है कि भाई मैच फिक्सिंग तो इनेलो जो है वो भाजपा के पक्ष को ठीक मानती है वोट चोरी के मुद्दे पर, आप कांग्रेस के पक्ष को गलत कह रहे हैं कि वोट चोरी जैसा कुछ हुआ नहीं, तो इसका मतलब आप भाजपा के साथ खड़े हैं वोट चोरी के मुद्दे पर? नहीं, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। आप अपने शब्द इंडियन नेशनल लोकदल के शब्दों को मत कहिए। इंडियन नेशनल लोकदल ये मानती है, एक मिनट रुकिए, इंडियन नेशनल लोकदल इलेक्शन कमीशन के साथ है। अभी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, आप पूरी बात इनकी सुनिए। नहीं, आपने ही कहा कि वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई है। आप बताइए ना हरियाणा के अंदर आपके स्क्रीन पर, सच्चाई के साथ, हम सच्चाई के साथ हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर कहाँ वोट चोरी हुई है। आपने दूसरी खिड़की में सामाजिक कार्यकर्ता श्वेता डुल जी को बिठाया हुआ है, ये भी कांग्रेस का टिकट मांग रही थी। बताइए क्या वोट चोरी हो? इनको टिकट टिकट मांगना कौन सी, अमनदीप केसरी टिकट मांगना कौन सी गलत चीज है? पूरी बात तो सुन, सभी का अधिकार है, गलत बोल, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, टिकट मांगना भी सबका अधिकार है। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत घुसिए, मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। मेरी मैं सुन ही रहा हूँ आपकी बात, और मैंने अपने शब्द भी आपके मुंह में नहीं डाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, भूपेंद्र हुड्डा का बिजनेस पार्टनर का लड़का आर्यन मान चुनाव जीतता है, एबीवीपी से चुनाव जीतता है। तो और पंजाब विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तो तब क्यों नहीं बोल रहे ये वोट चोरी हो रही है? अगर वोट चोरी हो रही है तो वहां पे नहीं चोरी हो रही है वोट, जहां पे एबीवीपी जीत रही है। वहां खुद दीपेंद्र हुड्डा ने आर्यन मान की सपोर्ट करी और कांग्रेस के 2 प्रत्याशी उतारे क्योंकि वो उसके बिजनेस पार्टनर का बेटा है। और पंजाब वहां पे वोट चोरी नहीं हो रही। मैं ये, हमारा सवाल ये है कि आपका अगर स्टैंड क्लियर है कि वोट चोरी होती है चुनावों के अंदर, फिर वो सभी जगह होती है ना। ऐसे थोड़ी कि भाई जहां पर आपका मन करे वहीं पे वोट चोरी हो रही है। सवाल वही है कि जहां पर कांग्रेस जीत जाती है वहां पे सवाल नहीं उठाया जाता, जहां पे कांग्रेस हार जाती है वहां वोट चोरी का एलिगेशन लगता है। हरियाणा में मानते हैं, अगर आप हरियाणा में मानते हैं कि वोट चोरी हुई है तो कांग्रेस के 37 विधायकों को इस्तीफा दे करके मैदान में आना चाहिए कि भाई वो इस पूरी इलेक्शन प्रक्रिया को नहीं मानते। अभी आपको गुमराह करने की बात बताता हूं। अभी आप जो बार बार दिनेश जी राणिया की बात कर रहे हैं, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा, लेकिन आप भी एक चौथे स्तंभ है ना, इस बात को मानते हैं, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि गिनती करवा दो, इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाई, तो आप गए नहीं उनके खिलाफ दोबारा कोर्ट के अंदर मानहानि उसके अंदर कि भाई गए हुए हैं। आप ये क्या, आप कोर्ट की प्रक्रिया को नहीं मानते, आप हाई कोर्ट जाइए, जिनको सुप्रीम कोर्ट फाइव स्टार वाली पार्टियां बोलते हो ना कि दिल्ली में बैठ के 5 स्टार की पार्टियां, देखिए कांग्रेस को एक मेरी नसीहत है कि भाई अगर देखिए देश की जनता, इस हिंदुस्तान का सबसे महंगा मॉल है। अरे हुड्डा कहाँ रहता है भाई? हुड्डा कहाँ रहता है? और हुड्डा कहाँ रहता है? आप कांग्रेस को 5 स्टार की पार्टी बोल रहे हो। अरे वहां तो प्रियंका गांधी भी रहती है, रॉबर्ट वड्रा रहता है, प्रियंका गांधी भी रहती है, प्रियंका गांधी रहती है। चलिए मैं श्वेता के पास चलूंगा, मेरा वक्त मुझे इजाजत दे रहा है, मैं श्वेता के पास चलूंगा। श्वेता, मैं श्वेता के पास चलूंगा, 1 मिनट रुकिए आप लोग। मैं श्वेता के पास चलूंगा, वक्त की पाबंदी है, मैं श्वेता के पास चलूंगा।
श्वेता, आपने तमाम पैनलिस्टों की बात सुनी। 3,000 लड़िए मत। मैंने शुरू में कहा था लड़ने वाली डिबेट नहीं है, बड़े गंभीर मुद्दे पर ये डिबेट है। मुद्दे से नहीं भटकता इन्होंने। नहीं, बिल्कुल। आप रुकिए एक बार, मैं श्वेता के पास चलूंगा। श्वेता जी, आवाज सुन पा रही है? रुकिए एक मिनट। दिनेश जी, रामराजी जी, अमनदीप जी, रुकिए एक बार। लड़िए मत, डिबेट को खराब मत करिए। डिबेट को खराब मत करिए। म्यूट करें, रामराजी जी को म्यूट करें, दिनेश जी को ही म्यूट करें। श्वेता मुझे बताएं, जो सत्ता पक्ष है उसकी ओर से ये कहा गया है, सत्ता पक्ष की ओर से, कि हमने तो रोजगार दिए हैं, बगैर खर्ची बगैर पर्ची रोजगार दिए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? कौन से रोजगार दिए हैं? और आप इससे कितना सहमत हैं? बगैर खर्ची बगैर पर्ची और रोजगार देने की बात से कितना सहमत है? बगैर खर्ची बगैर पर्ची मैं बता देता हूँ ना आपको, मैं बता देता हूँ। दिनेश जी रुके एक बार। 90% बाहर के प्रदेशों से लाके लगाए जा रहे हैं। 90% बिना अटैची के। श्वेता को फ्रेम में लो, श्वेता जी को फ्रेम में लो। मुझे मेरा समय हो गया है, श्वेता जी को फ्रेम में लो। और जो श्वेता जी के अलावा कोई पैनलिस्ट बोल रहा है उसको म्यूट करो। श्वेता जी बताएं, जल्दी बताएं। जो कहा जा रहा है बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती, सबसे पहले तो यहाँ आपको ज्ञात होगा HPSC में ही 1 करोड़ 8 लाख की रिश्वत के साथ पकड़े गए थे और का मामला हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है, ग्रुप बी की जितनी भर्तियां हैं हरियाणा से बाहर के बच्चों का बड़ी भारी मात्रा में हो रहा है, और जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वहां पर हरियाणा से जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो रिग्ड तरीके से बनाते हैं, गलत बनाते हैं, आंसर कीज गलत होती हैं, उसके बच्चे बार बार दिखाते रहते हैं, वो सब चल ही रहा है। इन सबके लिए बार बार लगातार आवाज उठाती हूँ। और यहाँ मुझे कहा गया मैं कांग्रेस से उसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ मैं सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बैठी हूँ और उसी के हिसाब से बात करूंगी। आपके डिबेट पर आना चाहूंगी राहुल जी। कहा जाता है युवा देश का भविष्य है, सब बोलते हैं युवा देश का भविष्य, आगे पॉलिटिक्स भी वही संभालेंगे, राजनीति भी वही संभालेंगे, डेमोक्रेसी भी वही देखेंगे करेंगे। अब यहाँ पर मुद्दा है जो राहुल गांधी जी ने उठाया, विपक्ष के नेता ने, एविडेंस के साथ। यदि एविडेंस ना होता और यदि हवा में बातें होती तो हम भी मानते थे आपने ये किया है, फलाने ने ये किया है और हम उसको जाने देते। एविडेंस है सामने, ब्लैक एंड व्हाइट चीज है, ग्रे नहीं है, तो उसका जवाब चाहिए। यदि आप ये उसके जवाब में ये कहते कि भाजपा ने ये किया, नहीं ये किया, भाजपा ने ये किया, और कांग्रेस कहते हैं कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, तुमने क्या किया, उससे तो फिर जवाब खो गया ना। उससे तो फिर हम एग्जैक्ट चीज पे आ ही नहीं रहे हैं, उससे तो राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं कि कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, आजादी के समय किया था, तुम्हारी गुड़गांव में ये हुआ था, हमारी पानीपत वाली में वो हुआ था। ऐसी बातें हैं तो जवाब तो गटर के अंदर गया, कारपेट के नीचे ब्रश कर दिया है। जवाब चाहिए युवा को। आपसे सवाल पूछा है, एविडेंस के साथ पूछा है। हाँ ठीक है, पॉलिटिकल जो हमारी एक इंक्लिनेशन होती है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुद्दा ये भी है कि पर पोलराइजेशन हो गया है। यदि मैं आगे तो मुझे श्वेता मुझे समय की पाबंदी है, मेरा समय खत्म हो रहा है। नैलो के लिए बोलना होगा, लेकिन लोगों के लिए कौन बोलेगा? हमारे लिए कौन बोलेगा? प्रदेश के लिए कौन बोलेगा? देश के लिए कौन बोलेगा? क्या ये सभी पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी नहीं है कि यह मुद्दा है? आज इलेक्शन कमीशन ने यह किया है और भाजपा की सरकार है, कल वहां कांग्रेस सरकार हुई तो, की सरकार हुई तो, और यही हुआ तो देश कहाँ जा रहा है? चलिए आप तमाम पैनलिस्ट इस बड़े गंभीर मुद्दे पर और इस बड़ी बहस के अंदर जुड़े, आप लोगों ने समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी मुद्दे पर आपसे रूबरू होंगे। आज के डिबेट मोर्चा में बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।